हेलो स्टूडेंट्स, अब हम राष्ट्रसंघ के भाग 5 में वीडियो में बात कर रहे हैं। राष्ट्रसंघ की असफलता के पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रसंघ की कमजोरियां। तो राष्ट्रसंघ पूर्ण रूप से असफल रहा, परंतु क्या इसका पतन अवश्यंभावी था? क्या इस प्रकार की कोई अन्य संस्था दो महायुद्धों के मध्य विश्व शांति को बनाए रख सकती थी? क्या कोई अन्य संस्था द्वितीय महायुद्ध को रोक सकती थी? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका हम उचित उत्तर नहीं दे सकते हैं, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ का ढांचा अमेरिका और इंग्लैंड के शांतिवादियों की आशा के अनुकूल नहीं बन पाया था। इसमें कई प्रकार की कमजोरियां रह गई थी जो संघ के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। फ्रांस की हठ धर्मिता के कारण जर्मनी को राष्ट्रसंघ से पृथक रहना प्रथम दुर्भाग्य था। राष्ट्रसंघ शांति काल के प्रथम चरण में विजेताओं और पराजितों के मध्य व्याप्त वैमनस्य और मतभेदों को दूर करने में असफल ही नहीं रहा, अपितु अधिक बढ़ाने में सहयोगी रहा। पराजित देश सोचने लगे राष्ट्रसंघ मित्र राष्ट्रों की संस्था है, पराजित राष्ट्रों की नहीं। हम दूसरे पॉइंट में बात करेंगे संवैधानिक निर्बलता। तो राष्ट्रसंघ के संविधान में भी कई प्रकार के दोष थे जिनके परिणाम स्वरूप संघ का पतन हुआ। सबसे बड़ा दोष तो यह था कि संघ के पास अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं थी। जिस समय संघ के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब फ्रांस आदि कुछ देशों ने इस बात पर जोर दिया कि संघ को अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना रखने का अधिकार होना चाहिए, परंतु उनके सुझाव को अस्वीकृत कर दिया गया। उसके स्थान पर धारा 16 के अंतर्गत कुछ अनुशासित शासितों शक्तियों का उल्लेख किया गया, जो जैसे वित्त और वाणिज्य संबंधी और सैनिक कार्रवाई संबंधी। संघ के पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं। एक अड़ियल और दूसरा आक्रामक राष्ट्र को सही रास्ते पर लाने के लिए संघ को अपने सदस्य राज्यों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। अब हम बात करें उत्तरदायित्व का अभाव। तो राष्ट्रसंघ के पतन का एक प्रमुख कारण या उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण उसके सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों से विमुख होना था, अर्थात अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना था। यह देखा गया कि सदस्य राष्ट्रों ने अपने वचनों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया और अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि सही तथ्य संघ के सामने न लाए जा सके, ताकि उन्हें अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी सेनाएं न भेजनी पड़े। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो असमानता इसका प्रमुख कारण था। राष्ट्रसंघ के प्रति सामान्य जनता का और छोटे राज्यों का रुख उत्साहजनक नहीं था। संघ के सदस्यों के प्रतिनिधि थे, न कि जनता के। अतः संघ का सदस्य राष्ट्रों की जनता के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। इसके अतिरिक्त संघ के सभी सदस्यों की संघ में न तो कोई समान स्थिति थी और न ही समान अधिकार प्राप्त थे। हम आगे बात करें तो वर्साई की संधि की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो वर्साई की संधि में राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ और यही बात संघ के लिए अभिशाप बन गई। समझौतों के द्वारा राष्ट्रसंघ को कई कार्य सौंपे गए, जिनमें एक काम था शांति व्यवस्था की स्थापित यथास्थिति को बनाए रखना। शांति समझौतों ने पराजित राष्ट्रों के गौरव को समाप्त कर दिया था और उनकी सैनिक शक्ति को पंगु बना दिया था और उनकी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। अतः उन्हें शांति संधियों तथा इन पर आधारित और कर्तव्यों को निभाने वाली संस्था राष्ट्रसंघ की घृणा करते थे। अधिनायकवाद का उदय इसका एक प्रमुख कारण था। राष्ट्रपति विल्सन और उसके सहयोगियों का विश्वास था कि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से विश्व शांति, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, परंतु यूरोप में इसके विपरीत अधिनायकवादी सरकारों का उदय हुआ। इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों में अधिनायकवाद के उदय ने राष्ट्रसंघ की प्रगति में भारी रुकावटें पैदा कर दी। अगला पॉइंट हम देखें तो संतुष्टिकरण की नीति इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। अधिनायकवाद के उदय तक रूस का साम्यवाद पश्चिम के पूंजीवादी राष्ट्रों के लिए सिरदर्द बन चुका था। अधिनायकों ने अवसर का लाभ उठाया और अपने आप को साम्यवाद विरोधी घोषित कर दिया। अपनी आक्रामक कार्यवाहियों तथा साम्राज्यवादी लिप्सा और पर साम्यवाद विरोधी चादर डाल दी और पश्चिमी देशों ने उनका स्वागत किया, उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। राष्ट्रसंघ का हम अगर मूल्यांकन करें तो ये देखते हैं कि राष्ट्रसंघ शांति सम्मेलन का एक महान रचनात्मक कार्य था।
इसकी आत्मा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय थी और उन सदस्यों के हाथों में जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करने का संकल्प करते, यह शांति का एक शानदार उपकरण बन सकती थी। यद्यपि राष्ट्रसंघ को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकी, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रसंघ ने अपने आप को एक महत्वपूर्ण संस्था प्रमाणित कर दिखाया। आर्थिक, सामाजिक और मानवीय क्षेत्रों में संघ को आशातीत सफलता मिली और संघ के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विश्व में अंतर्राष्ट्रीयतावाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को अभूतपूर्व बल भी मिला। परंतु राष्ट्रीय स्वार्थों ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीयतावाद के इस प्रयोग को सफल नहीं होने दिया। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।